गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ का ये जो मॉडल दिया है ये दिया था मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने। 1956 में उनकी बुक आई थी द कैपिटल एक्यूमुलेशन। इस किताब में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। कि आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ की जितनी भी थ्योरी है उनको तीन पार्ट में क्लासिफाई करा जाता है। यहाँ पे जो तीन क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो हमारी इस क्लास का कंसर्न नहीं है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो मॉडल, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने दी थी, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है कैम्ब्रिज थ्योरी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ की जो थ्योरी दी थी उसे हम लोग कैम्ब्रिज थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मिसिस जॉन रॉबिन्सन की इकोनॉमिक ग्रोथ पे दी हुई थ्योरी। 1956 की इस बुक में आई थी ये, और ये कैम्ब्रिज थ्योरी से बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरी पे। देखिए, इस थ्योरी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, मॉडल, एजम्पशंस, ये सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जो थ्योरी है इस थ्योरी का बैकग्राउंड समझते हैं। मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करी है जहां सब कुछ चीजें ठीक होती हैं, सारी चीजें ठीक होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? हार्मनी इज इन ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमी में सारी चीजें ठीक हैं। इकोनॉमी में जो आइडियल सिचुएशन हमें चाहिए वो आइडियल सिचुएशन हम लोग अचीव कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप ये कैसे प्रूव करोगे कि हम लोग आइडियल सिचुएशन को अचीव कर चुके हैं? तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इसके लिए तीन बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी है वो अपने स्टडी पाथ पे है। स्टडी पाथ क्या होता है? स्टडी पाथ का मतलब है हम लोग एक ऐसी ग्रोथ कर रहे हैं जो कॉन्टिन्यूसली फिक्स रेट से चल रही है, जिससे इकोनॉमी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है और इकोनॉमी में कोई उथल पुथल नहीं हो रही है। स्टडी पाथ पे इकोनॉमी चल रही है। दूसरी बात उन्होंने कही है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब इक्विलिब्रियम में है। द एंटरप्रेन्योर्स आर इन इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम में क्यों होंगे? बिकॉज देयर डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है जितना कैपिटल एक्यूमुलेशन करने की उनको डिजायर थी, जितना कैपिटल एक्यूमुलेशन वो करना चाहते थे, इज बीइंग रियलाइज्ड, उतना कैपिटल एक्यूमुलेशन वो लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो इकोनॉमी स्टडी पाथ पे चल रही है, एंटरप्रेन्योर्स भी इक्विलिब्रियम में है, और जो हमारे वर्कर्स हैं वर्कर्स आर इन इक्विलिब्रियम, वर्कर्स भी इक्विलिब्रियम में हैं। और वर्कर्स इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। मिस इकोनॉमी स्टडी पाथ पे चल रही है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं मींस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम में हैं, जो वर्कर्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम में हैं। जब ये तीनों सिचुएशन मैच करती हैं तो हम लोग कहते हैं हार्मनी इज इन ऑल एस्पेक्ट। सभी एस्पेक्ट में इकोनॉमी में शांति बनी हुई है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को जो नाम दिया है वो दिया है गोल्डन एज का। अगर इकोनॉमी इस सिचुएशन से गुजर रही है तो इसको गोल्डन एज का नाम दिया है। तो ये तो हो गई वो सिचुएशन जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस गोल्डन एज की सिचुएशन को अचीव कैसे करा जाता है, हम इकोनॉमी में इस सिचुएशन पे कैसे आएंगे। तो चलिए समझते हैं। ये मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन एज की सिचुएशन को अचीव करने के लिए एक इक्वेशन दी थी, और वो इक्वेशन ये है, ये। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या कह रही है? मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने ये कहा था कि अगर हम गोल्डन एज के सिचुएशन को अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी लेबर है उन सबको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। मीन्स जितने भी वर्कर हैं उन सबको काम मिल जाए, कोई बेरोजगारी की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा इकोनॉमी में कब रियलाइज होगा कि कोई भी आदमी बेरोजगार ना हो?
हर इंसान को काम मिल जाए। ऐसा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मीन्स यू कैन से कैपिटल एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए दो चीज होती है, अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं मीन्स लेबर बढ़ रही है, उसी रेशो में अगर कैपिटल भी बढ़ती है, यानी जितनी लेबर बढ़ी उतनी ही कैपिटल बढ़ गई, तो क्या होगा, हर लेबर को, हर आदमी को जो काम करना चाहता है काम मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा था, देखिए मिसिस जॉन रॉबिन्सन का ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेबर के लिए एन का यूज करा गया है। आमतौर पे जब हम लोग इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो लेबर को एल से डिनोट करते हैं, बट इन्होंने एन से डिनोट करा है। तो ये है डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो गया आपका ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस लिख दिए हैं, आप इनका मतलब पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे लिखना थोड़ा आसान हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है, ये है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, के का मतलब कैपिटल है, ये है हमारी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। तो अगर हमारी इकोनॉमी में लेबर की ग्रोथ रेट और कैपिटल की ग्रोथ रेट एक दूसरे के इक्वल होगी तो हम लोग गोल्डन एज की सिचुएशन को अचीव कर लेंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी लेबर बढ़ रही है ना, कैपिटल भी इस रेशो में बढ़ गई, सबको काम मिल गया। अब मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कहा है। सी इज स्टैंडिंग फॉर कैपिटल, ए इज स्टैंडिंग फॉर एक्यूमुलेशन। और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को कहा है पॉसिबल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। कहने का मतलब यह है कि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को ये भी कहा गया है और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को ये भी कहा गया है। एक और चीज, आप लोगों ने हेरेड-ओमार मॉडल पढ़ा होगा, दो लोग थे, दो इकोनॉमिस्ट थे, हेरेड और डोमर। तो जो हेरेड है, हेरेड ने डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को कहा है वारंटेड रेट। ये चीजें भी आप याद कर लेना। और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल यानी कि पॉसिबल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को कहा है हेरेड नेचुरल रेट। तो सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमी में अगर लेबर में होने वाली ग्रोथ और कैपिटल में होने वाली ग्रोथ एक दूसरे की इक्वल होंगी तो हम गोल्डन एज को अचीव कर लेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कहा गया है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को पॉसिबल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कहा गया है। ये ऑफ है, ऑफ। और डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को हेड ने वारंटेड रेट कहा है, पॉसिबल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन को हेड ने नेचुरल रेट कहा है। तो अगर ये सिचुएशन इकोनॉमी में आती है तो देखिए क्या होगा, इस सिचुएशन में द सिचुएशन ऑफ स्टेडी ग्रोथ, ये स्टेडी ग्रोथ की सिचुएशन होगी विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यानी इस सिचुएशन में इकोनॉमी स्टेडी ग्रोथ को अचीव कर लेगी और कैपिटल और लेबर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ इस मॉडल का बैकग्राउंड। अब हम लोग समझेंगे इक्वेशन क्या है, इस पूरे मॉडल को डिटेल में समझते हैं। तो किसी भी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 एजम्पशंस आपको बता रहा हूँ जो इस मॉडल में माने गए हैं, आप वो एजम्पशंस लिख लीजिएगा। पहला एजम्पशन तो यह है कि इकोनॉमी के क्लोज माना गया है। नंबर 1, द इकोनॉमी इज क्लोज्ड, मींस देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड देयर इज नो इंपोर्ट। दूसरा एजम्पशन, द इकोनॉमी इज कैपिटलिस्ट विद लेजिज फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। यानी कि जो इकोनॉमी है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेजिज फेयर का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, इन सब चीजों में गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ कानून बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, डिफेंस को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बनाना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरा एजम्पशन, लेबर और कैपिटल देयर आर ओनली 2 इनपुट्स, दो ही इनपुट है, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तीसरा, द टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है। ये हो गया हमारा चौथा एजम्पशन। पांचवा एजम्पशन है टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट इज फिक्स्ड,
यानी टेक्नोलॉजी का जो कोफिशिएंट है वो फिक्स है। अब टेक्नोलॉजी का कोफिशिएंट क्या है ये समझ लीजिए। टेक्नोलॉजी का कोफिशिएंट है कैपिटल लेबर रेशो। कैपिटल को के से डिनोट कराया गया है, लेबर को एन से डिनोट कराया गया है, तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी का कोफिशिएंट। 5 एजम्पशंस हो गए आपकी। छठा एजम्पशंस ये है कि जितनी भी नेशनल इनकम है इकोनॉमी में वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, वो एंटरप्रेन्योर्स को मिल जाएगी और वो लेबर को मिल जाएगी। क्योंकि मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने ये माना है जितनी भी इनकम होती है उसको या तो लेबर जनरेट करती है या फिर एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एजम्पशंस ये है कि जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं, मींस यू कैन से एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स ही सेविंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो लेबर है, लेबर इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम व्हाटएवर दे अर्न। लेबर से ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो जितना भी कमाती है वो कंज्यूम कर देती है। देखिए मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने यहाँ पर ये माना है कि लेबर को इतनी ही सैलरी मिलती है, लेबर के पास फालतू पैसा होता ही नहीं है, उसके पास जो भी पैसा होता है वो सारा कंज्यूम कर लेती है, तो उसके पास सेविंग करने का चांस ही नहीं है। सेविंग कौन करेगा? सेविंग और इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर्स करेंगे। देखिए जो हमारा आठवां एजम्पशन है वो ये है कि जो लेबर है वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जितनी भी लेबर की डिमांड करी जाएगी उसकी सप्लाई हो जाएगी। मींस देयर इज ए सिचुएशन ऑफ लेबर अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। हमारा लास्ट एजम्पशन ये है कि जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट माना गया है। तो ये 9 एजम्पशंस हो गए हैं। अब इन एजम्पशंस के बाद हम मॉडल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने जो मॉडल दिया था वो वर्बल था, मतलब उसकी कोई इक्वेशन नहीं थी, और उस मॉडल को फॉर्मलाइज करा था प्रोफेसर के कुरिहारा ने। तो जॉन रॉबिन्सन का मॉडल वर्बल था, उसको फॉर्मलाइज करा के कुरिहारा ने। ठीक है, अब हम इस मॉडल को समझते हैं। देखिए जो नेशनल इनकम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ लेबर को दे देंगे और कुछ एंटरप्रेन्योर्स को दे देंगे। ठीक है, अब नेशनल इनकम क्या होती है? देखिए सबसे पहली चीज वाई, वाई है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है। पी है एवरेज प्राइस, तो अगर आप नेशनल प्रोडक्ट को एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए लेबर, लेबर को कितनी नेशनल इनकम मिलेगी? लेबर को उतनी नेशनल इनकम मिलेगी जितने लेबर एम्प्लॉयड है, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और जितनी उनको वेज मिलती है ये नॉमिनल वेज है। नॉमिनल वेज का मतलब मनी वेज। ठीक है, मनी में जितनी वेज मिलती है, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, जितनी लेबर है जो काम कर रही है और जितनी उनको वेज मिलती है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे निकल के आ जाएगा लेबर को नेशनल इनकम का कितना पार्ट मिला है। सीधी बात है, उतना ही तो मिलेगा ना, जितना आप काम करोगे, जितनी लेबर है उसकी जितनी काम कर रही है, जितनी लेबर है और जितनी इसको वेज मिल रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? लेबर ने तो क्या करा? लेबर दी, वेज मिला। एंटरप्रेन्योर ने क्या दिया? एंटरप्रेन्योर देता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल ये हो गया आपका के, अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे प्रॉफिट, अरे ये है पाई, पाई इज स्टैंडिंग फॉर रेट ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, प्रॉफिट के अंदर विद इंटरेस्ट। तो ये हो गया प्रॉफिट का रेट, ये हो गया कैपिटल एक्यूमुलेशन। अगर आप प्रॉफिट, कैपिटल एक्यूमुलेशन और प्राइस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पार्ट आ जाएगा नेशनल इनकम का, जो कि मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस पूरे मॉडल की जान है। पूरा जो मॉडल है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड है।
दोबारा बता देता हूँ, ये जो नोटेशंस है, ये पूरी नोटेशंस दी थी प्रोफेसर के कुरिहारा ने मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने सिर्फ बर्बर मॉडल दिया था। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। एक और चीज प्लीज, आप सब लोग ना रजिस्टर लेके बैठिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हो, स्क्रीनशॉट फिर वैसे ही रखे रहते हैं। अगर आप रजिस्टर में नोट करोगे तो कम से कम लिखते टाइम कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा ही ना। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा पी एन से। तो देखिए पूरी इक्वेशन को जो आप पी एन से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी ये। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो ये बची। अब इस इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। सबसे पहली बात ये क्या है, ये है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आपने एक यूनिट लेबर की एम्प्लॉयड करी, यानी एक आदमी को काम दिया है, तो वो नेशनल आउटपुट में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी कि वर्कर की एक यूनिट में चेंज होने से नेशनल आउटपुट में कितना चेंज होगा। अब देखिए ये क्या है, ये है रियल वेज। बेसिकली रियल वेज, अगर हम नॉमिनल वेज को प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं तो नॉमिनल वेज आ जाती है। अब ये क्या चीज है, ये चीज है आपकी कैपिटल लेबर रेशो। के कैपिटल है, एल हो गई लेबर, तो ये हो गया आपका कैपिटल लेबर रेशो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहां रहने दीजिएगा अपनी जगह, और ये वाली वैल्यू का लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये बचा। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट रेट निकालना है। तो जो पाई है, पाई को इधर रहने दीजिएगा, बाकी सारी वैल्यू को इधर ले आइएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये इधर आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे। ये हमारी पाई की वैल्यू आ गई। मैं इस इक्वेशन को एक बार रीअरेंज कर देता हूँ, पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, और पाई को लिख रहा हूँ इस साइड, और ये आ गया हमारा इस साइड। आगे देखिए क्या कराया गया है, आगे ये जो हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी थी, इसके लिए एक साइन को यूज कराया गया है, और उस साइन को कहते हैं रो। ये कुछ कुछ पी की तरह होता है, बट थोड़ा तिरछा होता है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, रो। ठीक है, और हमारे रियल वेज को ऐसे ही लिखा रहने दिया गया है, और कैपिटल लेबर रेशियो के लिए क्यू का यूज कराया गया है, क्यू का यूज। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ गई है वो ये आ गई है। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा। अब सारा का सारा जो आगे काम होगा वो इस इक्वेशन का ही होगा। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख रहा हूं साफ साफ, जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बाद में ऐसे लिख दिया गया है, इसके लिए हम लोगों ने रो का यूज कर दिया है। ये रियल वेज है, और इसके लिए हम लोगों ने क्यू का यूज कर दिया है। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन क्या कह रही है। तो इस इक्वेशन के तीन रिजल्ट हैं। पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जो प्रॉफिट है, ये इक्वेशन बेसिकली आपको बता रही है प्रॉफिट किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो प्रॉफिट तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। प्रॉफिट डिपेंड करेगा रो, जो कि क्या है, जो कि है लेबर प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज, प्रॉफिट डिपेंड करेगा रियल वेज पे, ये रियल वेज है। तीसरी चीज, प्रॉफिट डिपेंड करेगा क्यू पे, क्यू क्या है, कैपिटल लेबर रेशो। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डिपेंड किस किस तरीके से करेगा। तो देखिए अगर लेबर प्रोडक्टिव बढ़ जाती है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है।
अगर रियल वेज बढ़ती है तो प्रॉफिट घट जाएगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है यानी नेगेटिव है। अगर रियल वेज आपकी घट गई तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। कैपिटल लेबर रेशियो का क्या हाल है? कैपिटल लेबर रेशियो ये कहती है कि अगर कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ जाएगी तो भी प्रॉफिट घट जाएगा, मतलब इनका भी इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अब सीधा समझिए, इसका प्रॉफिट से पॉजिटिव रिलेशन है, इसका नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए नेगेटिव रिलेशन है। और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है अगर वो पॉजिटिव है उसका भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो प्रॉफिट तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इस पे पॉजिटिवली, इस पे नेगेटिवली और इस पे भी नेगेटिवली। ठीक है, ये इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन हो गया है। आगे एक्सपेंडिचर साइड की बात करी गई है। एक्सपेंडिचर साइड इकोनॉमी में आपको पता है हम लोगों ने क्लोज्ड इकोनॉमी ली है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी है, दो तरह के एक्सपेंडिचर होंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होना चाहिए, और सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है वाई से, एग्रीगेट डिमांड का मतलब सी प्लस आई। और जब ये सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होता है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल में होने वाला चेंज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपिटल में होने वाला चेंज है। इस हिसाब से आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या करा गया है? आगे माना गया है जो डेल्टा के है, जो आपका डेल्टा के है वो है प्रॉफिट इनटू के, यानी कैपिटल में जो चेंज हो रहा है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन का थ्योरेटिकल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा के क्या हो गया? कैपिटल में चेंज। अब कैपिटल में कितना चेंज होता है, कैपिटल में चेंज कितना होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है। पाई क्या है? पाई है प्रॉफिट रेट। तो प्रॉफिट जितना होगा उसका एक हिस्सा ही तो कहां जाता है? दोबारा कैपिटल में लग जाता है। यानी कि जो कैपिटल में होने वाला चेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट के रेट पे डिपेंड करेगा। यहां से अगर आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो पाई की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। ठीक है, अब यहां से जो हमें समझने वाली बात है वो बात ये है, एक्सपेंडिचर साइड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा तो पाई की वैल्यू ये आई, क्या आई? डेल्टा के अपॉन के। डेल्टा के अपॉन के क्या है? ये है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो प्रॉफिट क्या है? इसके इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो जो प्रॉफिट है वो इसके इक्वल भी है और जो प्रॉफिट है वो इसके इक्वल भी है। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, बाद में हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इसके इक्वल भी है, प्रॉफिट इसके इक्वल भी है। अब ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, आप कह सकते हो सेमी फाइनल इक्वेशन। इसके बाद एक इक्वेशन है और है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है? देखिए ये इक्वेशन एक सर्कुलर रिलेशनशिप दिखाती है, प्रॉफिट का ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल का प्रॉफिट से। ये नोट कर लीजिएगा, ये इक्वेशन कहती है प्रॉफिट डिपेंड करेगा कैपिटल के ग्रोथ रेट पे और कैपिटल की ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी प्रॉफिट पे। पहली बात, अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो कैपिटल लगानी पड़ेगी, मतलब बिना कैपिटल के प्रॉफिट नहीं होगा। पहला रिजल्ट है इस इक्वेशन का, देयर विल बी नो प्रॉफिट विदाउट कैपिटल एक्यूमुलेशन। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो होगी ना प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है कि बिना प्रॉफिट के कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा और बिना कैपिटल एक्यूमुलेशन के प्रॉफिट भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो हम समझ ही चुके हैं, यहां तक तो पता ही चल गया डेरिवेशन कैसा है।
बस बाद में क्या करा गया है, बाद में इसको इसके इक्वल रख दिया गया है, तो इक्वेशन आ गई है और इसे हम गोल्डन एज कहते हैं, ये मैं समझा चुका हूं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी हमेशा गोल्डन एज में हो, तो अगर इकोनॉमी गोल्डन एज में नहीं होगी तो उसको दोबारा कैसे लाया जाएगा गोल्डन एज में, मतलब स्टेबिलिटी की सिचुएशन कैसे आएगी। देखिए अब स्टेबिलिटी की सिचुएशन के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए स्टेबिलिटी के लिए दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो लेबर की ग्रोथ रेट है वो कैपिटल की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए अगर लेबर की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी कैपिटल की ग्रोथ रेट से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सब लोगों को काम नहीं मिलेगा। अगर सब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो जो बेरोजगार लोग होंगे वो कहेंगे भाई एक काम करो, हमें काम दे दो, तनख्वाह थोड़ी कम दे दो, तो नॉमिनल वेज रेट कम होगा। हम लोगों ने एजम्पशन ये माना था कि प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस पहले के जितना इक्वल ही रहेगा। अब देखिएगा नॉमिनल वेज रेट घट जाती है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो इसका रियल वेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रियल वेज इस सिचुएशन में घट जाएगी। रियल वेज क्या होगी, घट जाएगी। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट रेट का रियल वेज से इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर रियल वेज घट गई है तो फिर प्रॉफिट का रेट बढ़ेगा। प्रॉफिट का रेट बढ़ेगा तो ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, यानी कैपिटल का ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक बढ़ेगा तब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने अब आपको बता दिया है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इस सिचुएशन में ये जो पूरा एडजस्टमेंट था उल्टा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था कम होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, और ये सब इस हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। अब गोल्डन एज में क्या होगा समझ लिया है, गोल्डन एज नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा समझ लिया। अब मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने 4 सिचुएशन और बताई है। पहली सिचुएशन लिंपिंग गोल्डन एज, दूसरी सिचुएशन लेडन एज, तीसरी सिचुएशन रेस्टोरेंट गोल्डन एज, और चौथी सिचुएशन बास्टर्ड गोल्डन एज। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। अब हम बात करते हैं लिंपिंग गोल्डन एज। देखिए लिंपिंग गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन जब कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टेडी रेट से बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल एक्यूमुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है बट उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। स्टेडी रेट ऑफ एक्यूमुलेशन को एग्जिस्ट विद अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भाई कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है स्टेडी रेट से बट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्या हो रहा है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो देखिए दो केसेस हो सकते हैं, समझ लेते हैं। द स्टेडी कैपिटल एक्यूमुलेशन इज टेकिंग प्लेस बट कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हैव नॉट बीन अचीव्ड। कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टेडी रेट से हो रहा है बट कैपिटल एक्यूमुलेशन होने के बावजूद भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेबर फोर्स भी बढ़ रही है, बट लेबर फोर्स की बढ़ने की जो स्पीड है वो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से ज्यादा है, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में जो लिंप है, लिंप का मतलब है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से, तो जो लिंप है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर दूसरी सिचुएशन हो, लेबर फोर्स में जो इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में होने वाला इंक्रीज लेबर फोर्स के होने वाले इंक्रीज से ज्यादा हो, यानी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तेजी से बढ़े, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा और ये जो लिंप की सिचुएशन थी ये हो जाएगी खत्म। तो आपको मोटे तौर पे क्या बात ध्यान रखनी है, मोटे तौर पे ये बात ध्यान रखनी है कि लिंपिंग गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ध्यान में रखना इस बात को, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसके बावजूद कि कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टेडी रेट से हो रहा है। एक दूसरी सिचुएशन है लेडन एज की। देखिए यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्या यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बट यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है वो ये है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन इनएडिक्वेट है, यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन एडिक्वेट नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। तो लिंपिंग गोल्डन एज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है और
लेडन गोल्डन एज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बट लिंपिंग गोल्डन एज में अनएम्प्लॉयमेंट है स्टीडी रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन के बाद, यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टीडी रेट से हो रहा है। और लेडन गोल्डन एज में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि कैपिटल एक्यूमुलेशन इनएडुकेट है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो लेडन गोल्डन एज है वो लिंपिंग गोल्डन एज की ही एक सिचुएशन है, क्योंकि दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी सिचुएशन की। जो तीसरी सिचुएशन है वो है रिस्ट्रेंट गोल्डन एज। पहले आप ये नोट कर लीजिएगा। जो थर्ड सिचुएशन है वो है रिस्ट्रेंट गोल्डन एज की। देखिए रिस्ट्रेंट गोल्डन एज में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बट डिजायर रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है पॉसिबल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन से, ठीक है। जो हमारी लास्ट सिचुएशन है वो है बास्टर्ड गोल्डन एज। बास्टर्ड गोल्डन एज क्या कहती है? ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू डाउनवर्ड रियल वेज रिजिडिटीज। अब इस लाइन का मतलब क्या है? डाउनवर्ड रियल वेज रिजिडिटीज का मतलब है जो रियल वेज होती है फर्म उसको कम नहीं कर सकती है। फर्म उसको कम नहीं कर सकती है। फर्म क्यों कम नहीं कर सकती है? फर्म इसलिए कम नहीं कर सकती है क्योंकि जब वेज कम करी जाती है तो कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब लीगल प्रॉब्लम्स क्यों आती है समझिएगा। आपको पता होगा कि एक मिनिमम वेज लो होता है। मिनिमम वेज लो का मतलब आप इससे कम वेज नहीं दे सकते हो। अगर आप इससे कम वेज दोगे तो वो इलीगल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? जो लेबर यूनियन होगी वो फोर्स करेगी, तो रियल वेज कम नहीं करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मिनिमम वेज। तो होता है क्या? इसका रिजल्ट क्या आता है? अगर हम ये चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए सबको काम देना पड़ेगा। सबको काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल की ग्रोथ रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और कैपिटल की ग्रोथ रेट कब बढ़ेगी? जब बढ़ेगी जब प्रॉफिट का रेट बढ़े, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब प्रॉफिट कब बढ़ेगा? प्रॉफिट जब बढ़ेगा जब ये घटे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें इसे घटाना पड़ेगा, बट इसे घटाना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज लो। तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो चलता रहता है। दोबारा समझ लो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, इसे बढ़ाना पड़ेगा। ये कब बढ़ेगी? जब प्रॉफिट का रेट बढ़ेगा। प्रॉफिट का रेट कब बढ़ेगा? जब ये घटेगा, बट इसे घटाना पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट चीज, ये जो मिसिस जॉन रॉबिन्सन का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमी क्या है? पहली कमी तो यह है कि इन्होंने ग्रोथ की जो प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस को बताया है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रोथ के कितने फेजेस होते हैं, ग्रोथ के क्या क्या फेजेस होंगे, क्या क्या स्टेज होंगे इकोनॉमी में। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करी, इन्वेस्टमेंट की बात करी, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके लिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का भी होना जरूरी है। तीसरी कमी, इन्होंने गवर्नमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक नहीं करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, आज की मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए सिर्फ किस पे फोकस करनी है? कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, जो कि कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर्स करेंगे। देखिए सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के बेस पे इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में स्टडी पाथ में नहीं रखा जा सकता है। एक और कमी, इन्होंने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है, और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना भी अब एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के काम नहीं चलेगा, आपको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक लास्ट चीज, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ और जो स्टेडी स्टेट है वो कुछ और चीजों पे भी डिपेंड करती है। वो चीजें क्या है? वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इकोनॉमी। इसमें कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। बिना इंस्टीट्यूशंस के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है, या फिर सही से नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिए। तो ये कुछ कमियां थी
मिसिस जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।